हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 का फिजिक्स का पेपर। ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। पेपर जो है वैसे रिलेटिवली काफ़ी इजी आया था। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 divisions of a vernier scale coincide with n divisions of main scale. If 1 MSD represent 0.1 mm, the vernier constant in centimeter कितना होगा हमारे पास। वर्नियर कांस्टेंट मतलब यहाँ पे लिस्ट काउंट पूछ रहा है वर्नियर स्केल के लिए। तो हल्का सा अगर तुम्हें रिलेशन को अगर मैं रिकॉल कराऊँ तो वर्नियर कैलिपर के लिए लिस्ट काउंट की वैल्यू होती है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, साथ में हमको रिलेशन क्या दे रखा है कि n+1 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब इनकी उतनी ही लेंथ है जितनी n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल की है। तो यहाँ से वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी आ गई, n/n+1 MSD। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये बन जाएगा MSD माइनस VSD की वैल्यू है n/n+1। MSD कॉमन ले लो तो आ गया 1 - n/n+1। अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 mm और आंसर पूछा सेंटीमीटर में। तो MSD की वैल्यू 0.1 mm है। इसको सेंटीमीटर में कितना लिख सकते हैं अपन, 0.1 mm को 1 mm में होते हैं हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 mm में होते हैं हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर। तो बन जाएगा 1/100 सेंटीमीटर। यहाँ रख दो ये वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/100 n+1 सेंटीमीटर। दिस विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट देन इंटरफेरेंस पैटर्न पे कमेंट करनी है। तो हल्का सा अपन रिकॉल करते हैं। वाइड AC में क्या होता है कि यहाँ हमने इक्वल सेपरेशन पर ये 2 स्लिट ले रखी हैं। इनिशियली दोनों सेम फेज में हैं। ठीक है, दोनों सोर्सेज पे जो वेव आ रही हैं वो सेम फेज में है। ऐसे में सेंटर पे जो वेव आएंगी हमारे पास दोनों से ही, S1 से जो वेव आएगी और S2 से जो वेव आएगी, दोनों के लिए पाथ की लेंथ सेम होगी तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा, इसलिए वहाँ बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर। बाकी अदर मैक्सिमाज के लिए जो हाइट आती है वो आती है n लैम्डा कैपिटल dy स्मॉल डी। स्मॉल डी है जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन और कैपिटल G जो है वो स्लिट्स की स्क्रीन के साथ डिस्टेंस है। मिनिमाज की अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये आता है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 dy/d। ये मिनिमाज की हाइट होती है। क्लियर। अब ऐसे में बोला है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर काम में लेता हूँ तो मोनोक्रोमेटिक में तो क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा अलग अलग जगह बनते जाते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा बन गया, फिर फर्स्ट मिनिमा, फिर सॉरी यहाँ फर्स्ट मिनिमा बन गया, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा। पहले मिनिमा आता है ना, तो अलग अलग बनते हैं और इस तरीके से हमको फ्रिंजेस नज़र आती हैं। अब सवाल ने बोला है कि अगर इसमें हम वाइट लाइट काम में ले लें तो क्या होगा। अब वाइट लाइट मतलब एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट और इसमें पूरे के पूरे वेवग्योर की 7 कलर्स की हमारे पास ये लाइट अवेलेबल होंगी। तो होगा क्या, पहले सेंटर पे ऑब्जर्व करते हैं। सेंटर पे रेड कलर एक्स पाथ चलेगा यहाँ से, तो यहाँ से भी रेड कलर एक्स पाथ चलेगा, डेल्टा x 0 आएगा। ठीक है, रेड कलर के लिए भी डेल्टा x 0 आएगा दोनों जगह के लिए, मतलब रेड कलर का मैक्सिमम बनेगा। यहाँ से अगर हमारे पास ग्रीन कलर चलेगा, एक ग्रीन कलर यहाँ से आएगा तो उनके लिए भी डेल्टा x 0 आएगा, उनका भी मैक्सिमम बनेगा। तो यहाँ सारे के सारे कलर्स का मैक्सिमम बनेगा। तो सेंटर पे जब सारे कलर्स का मैक्सिमम मिल जाएगा, मतलब सारे कलर जो है वो अच्छी खासी इंटेंसिटी में अवेलेबल होंगे, तो फिर से वो मिक्स होकर के वो वाइट कलर ही बना लेंगे। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर वाइड AC के एक्सपेरिमेंट में अगर वाइट लाइट यूज की जाए तो सेंटर पे जो बनेगा दैट विल बी मैक्सिमा और वो वाइट कलर का होगा। क्लियर। बाकी जगहों पे अगर अपन बात करें तो क्या होगा,
तो बाकी जगह पर अपन देखें तो मैक्सिमा की वैल्यू आई है ये, मैक्सिमा की हाइट होती है ये। अब अलग अलग लैम्बडा के लिए अलग अलग हाइट होगी, मतलब रेड कलर का मैक्सिमा कहीं और बनेगा तो ब्लू कलर का कहीं और बनेगा, तो हमारे पास वायलेट कलर का कहीं और बनेगा। वो फिर से कोइंसाइड होकर फिर से वाइट कलर नहीं बनाने वाले हैं। मतलब क्या होगा, केवल सेंटर पर ही अपन को वाइट फ्रिंज नज़र आएगी, उसके अलावा अलग अलग जगह पे रेड ब्लू सब अलग अलग फ्रिंजेस नज़र आने वाली हैं। तो पैटर्न क्या होगा, सेंटर पे वाइट और बाकी जगह पे उसके चारों तरफ हमारे पास क्या नज़र आएंगी, कलरफुल फ्रिंजेस नज़र आएंगी। क्लियर है इतना। इवन वाइट कलर अपन काम ही इसलिए लेते हैं, वाइट कलर की लाइट YDAC में काम ही इसलिए ली जाती है कि सेंट्रल मैक्सिमा को लोकेट किया जा सके कि वो कहाँ बनेगा। अब ऐसे में ऑप्शंस पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर, नो, वो होगा। देयर विल बी ए सेंट्रल डार्कनेस, सेंट्रल डार्कनेस सेंट्रल ब्राइट होगा, ये भी गलत हो गया। देयर विल बी ए सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज, बिल्कुल सही है। सराउंडेड बाई ए फ्यू कलर्ड फ्रिंज, बिल्कुल सही है। ऑल ब्राइटेस्ट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विड्थ, ठीक है। पैटर्न में हमको केवल ब्राइट नहीं मिलेंगी, डार्क भी मिलेंगी, तो ऐसे में ये रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट वाई एज पर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। ये एक ट्रुथ टेबल दे रखी है किसी लॉजिक सर्किट के लिए और उसके आउटपुट की इक्वेशन पूछी है। तो यहाँ मैं एक मेथड बता रहा हूँ कि अगर हमको ट्रुथ टेबल दे रखी हो, उसका आउटपुट दे रखा है और उससे इक्वेशन बनानी हो ए और बी की फॉर्म में, तो कैसे बनाएंगे। तो ऐसे में आप कीजिए मैक्सिमाज वाले, जहाँ आउटपुट जो है ना हमारे पास 1 आ रहा है, वो वाले टर्म देख लीजिए। क्लियर। मेथड का नाम है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब हमको क्या करना है, पहले 1 बनाने वाले जो इनपुट हैं उनका प्रोडक्ट करना है, फिर उन सारे प्रोडक्ट का क्या करना है, सम। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए ज़रा मेथड क्या है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, चलो एंड गेट की। एंड गेट में क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। दो इनपुट के लिए अगर बात करें तो वाई जो होता है A इंटू बी आता है। मान लो ये आपको नहीं पता होता और इसकी टेबल पता होती बता आपको, तो आप क्या करते। तो ऐसे में आप देखो सबसे पहले तो 1 कहाँ आ रहा है, तो 1 केवल एक जगह आ रहा है। क्लियर। तो बस आप क्या कीजिए, दोनों इनपुट जो हैं उनसे 1 बनाइए। तो A और B दोनों ही 1 बने यहाँ, तो A इंटू बी लिख देंगे सीधा, तो सीधा यही इसकी इक्वेशन हो जाएगी। हाइपोथेटिकली मान लो एक ऐसी इक्वेशन होती कि यहाँ भी 1 आ रहा होता, तो अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं अपन। तो क्या करते हैं, देखो अब यहाँ 1 भी यहाँ भी बना रहा और यहाँ भी बना रहा, तो दो इक्वेशन काम मिलेंगे अपन। क्लियर। इस 1 के लिए देखना, इसके लिए A और B ऑलरेडी 1 है, तो इसको A इंटू बी रहने दीजिए। इसके लिए अगर बात करूँ A और B 0 है, तो 0 को 1 बनाने के लिए A बार और B बार का मल्टीपल करना पड़ेगा, तब जाके 1 आएगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, 1 बनाने के लिए प्रोडक्ट्स ले लिए इनपुट्स के, अब उनका सम करना है। तो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर दिस ट्रुथ टेबल। क्लियर है। अब इस मेथड को काम में लेते हैं ज़रा, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, ये अपन को आउटपुट दे रखा है। तो जहाँ जहाँ 1 है पहले तो वो देखो, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये 1 कैसे बनेगा, ये वाला 1, ये 1 बनेगा। A तो ऑलरेडी 1 है और B 0 है, तो इसको B बार कीजिए। यहाँ इसको 1 बनाते हैं, तो यहाँ A और B दोनों 0 हैं, तो दोनों को ही बार करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 1 के लिए प्रोडक्ट्स फाइंड कर लिया, अब इनका सम कर दो। तो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। तो क्या करते हैं, इसमें से B बार कॉमन आ रहा है, तो A बार प्लस A बन गया, और हमको बुलियन अलजेब्रा से पता है A प्लस A बार 1 होता है, तो ये इक्वेशन आ गई B बार। मतलब ये जो ट्रुथ टेबल है वो इसकी करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, B बार। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। और ये मेथड आप किसी भी ट्रुथ टेबल के लिए लगा सकते हो, सब जगह ये वैलिड रहता है हमारे पास। इवन मोर देन 2 इनपुट्स के लिए भी आप सेम काम कर सकते हो। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज EMF इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन द फिगर। ये एक सर्किट दे रखा है और बैटरी के लिए टर्मिनल वोल्टेज पूछा है। तो देखो एक ही पावर सोर्स है, तो इससे करंट जाएगा I। क्लियर। और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 10/R=5 मतलब 2 एम्पियर। और हमको पता है जब भी एक सेल E वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस R का, अगर इससे करंट जा रहा होता तो टर्मिनल वोल्टेज होता है E-IR। अगर इसमें करंट आ रहा होता है, मतलब ये चार्ज हो रहा है, तो इसके लिए टर्मिनल वोल्टेज आता है E+IR। और अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, आइसोलेटेड है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज इसके EMF के बराबर होता है। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास इकलौते यही एनर्जी का सोर्स है, तो यही सप्लाई दे रहा होगा, मतलब ये डिस्चार्जिंग बैटरी है। तो इसके लिए टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी E-IR। E की वैल्यू है 10, I की वैल्यू है 2,
एंड आर इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा 8 वोल्ट। मीन्स करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला a magnetic needle performs 20 complete oscillations in 5 seconds as shown. The moment of inertia of the needle is given. If the magnitude of the magnetic moment of the needle is this, x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, वैसे तो इसका रिजल्ट सीधे सबको पता होता है कि इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो आता है 2π/i/mb, where b is the external magnetic field, m is magnetic moment and I is the moment of inertia। एक बार जरा फार्मूला ड्राइव करते हैं, फिर उसके बाद इसको काम में लेंगे। देखिए कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है यहाँ अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। जब इसको यहाँ से स्मॉल एंगल थीटा पे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराया जाएगा तो इस पर टॉर्क लगेगा m क्रॉस b क्लॉकवाइज में, जो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऑसिलेशन तो होगा। अब अगर वो टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया तो ऐसे में SHM भी हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा MB साइन थीटा इनवर्ड, क्लॉकवाइज में आ रहा मतलब इनवर्ड। तो लार्ज एंगल के लिए तो ऑसिलेशन होगा, इन SHM नहीं होगा, बट स्मॉल एंगल के लिए अगर बात करूं तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, तो यही टॉर्क बन जाएगा MB थीटा इनवर्ड। क्लियर। अब थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ है, पर टॉर्क लग रहा है अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टॉ बराबर -MB थीटा। टॉर्क होता है I अल्फा, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फ्री बॉडी हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है, तो यहाँ I अबाउट द सेंटर ऑफ मास है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -MB/I थीटा। और इसको कंपेरिजन करें SHM की इक्वेशन से, तो एंगुलर SHM में अल्फा होता है -ω² थीटा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से कंपेरिजन करो तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है √MB/I, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2π/ω से 2π√I/MB। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, तो आपसे क्या बोला है, 20 ऑसिलेशंस का टाइम है 5 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा 5/20 से 1/4 सेकेंड। अब बाकी सारी वैल्यू दे रखी है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो रखते हैं जरा वैल्यू। टाइम पीरियड है 1/4 इक्वल टू 2π। आई की वैल्यू दे रखी है 9.8 इंटू 10⁻⁻6। मैग्नेटिक मोमेंट हमको फाइंड करना है। बी की वैल्यू है 0.049, इसको लिख लेते हैं 4.9 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 1/64π² इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻⁻4। 2 से कैंसिल, साथ में 4.9 से ये भी 2 टाइम्स आ जाएगा, तो इसको सीधा मैं 2 ही लिख रहा हूँ अपॉन में m। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई 128π² इंटू 10⁻⁻4। क्लियर। हमको जो आंसर ऑफ 10⁻⁻5 में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिख देते हैं 1280π² इंटू 10⁻⁻5 SI यूनिट्स। तो इसने पूछा 10⁻⁻5 इंटू x है, तो x की वैल्यू रही होगी 1280π², मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। कि ये हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L और रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ρL/A। अगर उसकी फाइलिंग नहीं की है, मतलब उसे छीला नहीं गया है, तो रेजिस्टेंस L के प्रोपोर्शनल होता है। अब उसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, मतलब हर एक की लेंथ L/10 हो गई, तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस जो है वो जस्ट 1/10 हो जाएगा, मतलब 10 ओम हो जाएगा। तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस है 10 ओम। अब क्या बोला है, द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। शुरुआत के 5 रजिस्टर्स जो हैं उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया 10 10 10 10 ओम। एंड द नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बाकी 5 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ईच वन इज ऑफ 10। द 2 कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। तो पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ दिस फाइनल कॉम्बिनेशन कितना होगा। सिंपल सवाल हो गया। अब तो बस 10 10 10 सीरीज में डायरेक्टेड हो जाएंगे, 50 हो गया। और ये 10 10 10 जब पैरेलल में लगाओगे तो आर रेजिस्टेंस
आर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को अगर मैं पैरेलल में लगाता हूँ तो उनका इक्विवेलेंट आता है RYN एन रजिस्टर के लिए, ठीक है। ऐसे में 10 की अगर 5 रेजिस्टेंस अगर मैं पैरेलल में लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 10/5 से 2 ओम, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 52 ओम, मीन्स सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ज़रा। हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक A एज shown in figure. The mass of the block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The block slides over a frictionless surface. ये surface स्मूथ दे रखी है। The force exerted by block A on block B. A और B की एक पर A की वजह से B पर फोर्स पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड देखना ज़रा, बेसिक कंसेप्ट से चलते हैं कि ड्राइव कैसे हुआ होगा। कि ये 10 न्यूटन लगा है हमारे पास A ब्लॉक पर। ये 10 न्यूटन किस पे लगा है? ब्लॉक A पर, जिसकी वजह से ब्लॉक A आगे जाना चाहता है, बट बीच में रखा हुआ है 3 kg, ये इसको रोकेगा। तो A वाला जो है वो आगे जाएगा तो B को कंप्रेस करेगा और B पे लगाएगा नॉर्मल आगे की तरफ, बदले में A को रिएक्शन मिलेगा नॉर्मल पीछे की तरफ। क्लियर? ध्यान देना 3 kg को F ने नहीं चलाया है, क्योंकि F तो 3 kg पर लगा ही नहीं है। 3 kg को चला रहा है नॉर्मल, ठीक है। अब 10 न्यूटन का फोर्स 2 को पुश करेगा, 2 वाला 3 को पुश करेगा, दोनों एक साथ आगे की तरफ स्लिप होते जाएंगे सेम एक्सेलेरेशन A से। तो अपन इंडिविजुअल बॉडी का अलग अलग FBD बना लेते हैं। ये 3 kg का जिस पे आगे लग रहा है नॉर्मल, केवल X में बात कर लेते हैं क्योंकि Y में कोई मोशन हो नहीं रहा है, Y में फोर्स बैलेंस होंगे। तो X में आगे नॉर्मल लग रहा है, A से आगे जा रहा है, तो यही नॉर्मल एक ही फोर्स लग रहा है इस पे X में, तो यही नेट फोर्स हो जाएगा। तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। सिमिलरली 2 kg वाले ब्लॉक की अगर बात करें, इस पे 10 न्यूटन लग रहा है आगे, नॉर्मल इसको मिला है पीछे, एक्सेलरेशन इसका भी आगे A ही है। अब एक्सेलरेशन अगर आगे है मतलब 10 न्यूटन ज़्यादा रहा होगा, तो नेट फोर्स आ जाएगा 10 माइनस नॉर्मल आगे की तरफ, और वो हो जाएगा मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। हमसे नॉर्मल पूछा है, तब क्या कीजिए, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से A की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, n/3, तो ये आ गया n, उधर जाके हो जाएगा 5n/3, तो दोनों के बीच लगने वाला नॉर्मल कितना आ गया? 6 न्यूटन, ठीक है। इसी का अगर अल्टरनेट मेथड अगर अपन देखें कि जब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ ही चल रहे हैं तो इनको अलग अलग मानने की बजाय एक ही माना जा सकता है। टोटल 5 kg का, अब नॉर्मल इंटरनल हो गया तो नॉर्मल तो कैलकुलेट नहीं होगा इससे अब, बट एक्सेलरेशन डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि पूरे सिस्टम पे केवल 10 न्यूटन लग रहा है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किसी भी एक बॉडी के FBD से आप सीधा नॉर्मल निकाल सकते हो। जैसे मैं 3 kg का अगर मैं बॉडी पकड़ लूँ, इस पर नॉर्मल लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन मेरे को पहले से पता है 2, तो नॉर्मल हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन से 6 न्यूटन। क्लियर? मुझे सबको समझ में आ गया होगा, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टाइटली बाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल पूछा है। टेक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इज दिस। क्या बोला है कि एक सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, इसमें n टर्न्स हैं 100, रेडियस दे रखी है 1/10 मीटर, ठीक है। करंट दे रखा है इसमें 7 एम्पियर। तो हमको रिजल्ट पता है कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए, एक टर्न की वजह से होता है μ0I/2r, मेरा r इज़ द रेडियस, और n टर्न्स की वजह से इंटू n हो जाएगा। बस सीधा वैल्यू रखनी है। n है 100, μ0 की वैल्यू दे ही रखी है 4π × 10⁻⁻7, ठीक है। साथ में I की वैल्यू जो दे रखी है दैट इज़ 7 एम्पियर अपॉन में 2, और रेडियस हमको दे रखी है 1/10। सॉल्व करते हैं इसको ज़रा। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी? ये हो जाएगा हमारे पास 10 को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 14π इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई को लिख लो 22/7, तो ये बन गया 44 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। या इसी को बोल सकते हो 4.4 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, मीन्स 4.4 मिली टेस्ला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4.4 मिली टेस्ला से थर्ड ऑप्शन। मुझे सबको समझ में आ गया होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ध्यान देना आइडियल बोला है, द रेशो ऑफ द टर्न्स इज दिस, द रेशो ऑफ द वोल्टेज सेकेंडरी टू प्राइमरी इज इक्वल टू, सीधा सीधा सा रिजल्ट है। तो ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी के वोल्टेज का रेशो वो होता है सेकेंडरी के टर्न्स अपॉन में प्राइमरी के टर्न्स। तो यहाँ पे एन पी अपॉन एन एस 1/2 है, तो एन एस अपॉन एन पी हो जाएगा 2/1, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ विच शो द वेरिएशन ऑफ 1/λ² एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ई, वेयर लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फ्री पार्टिकल। तो देखो किसी भी पार्टिकल के लिए जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो होती है एच अपॉन उसका मोमेंटम। अब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आप मोमेंटम को क्या लिख सकते हो, √2 मास इंटू उसकी काइनेटिक एनर्जी। हमको λ² के साथ वेरिएशन पूछा तो इसको स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया h² अपॉन में 2me। तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2me/h² की वैल्यू आ गई 1/λ²। अब ग्राफ जो बनाना है वो 1/λ² और ई में बनाना, ना कि लैम्डा और ई में। तो 1/λ² वाई एक्सिस पर है, तो इसकी जगह तो रख देते हैं वाई और ई की जगह रख देते हैं एक्स। तो ये कुछ वाई प्रोपोर्शनल एक्स टाइप की इक्वेशन आएगी, मतलब ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, करेक्ट और इनकरेक्ट अपन को बताने हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मॉडर्न फिजिक्स से सवाल है, क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी करेक्ट है। आगे बोला है एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। देखो हर एटम का कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम तो होता है, बट सारे एटम स्टेबल नहीं होते। अगर मैं हल्का सा रिकॉल कराऊँ तो मास नंबर के साथ न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ इस तरह का आता है कुछ, और इसमें जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है तो इसमें पता लगता है कि स्मॉलर मास नंबर वाले जो हैं वो लेस स्टेबल हैं, मीडियम वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। इवन आयरन जो है वो सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है, और हैवी न्यूक्लियस भी लेस स्टेबल होते हैं। क्लियर। इवन उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी न्यूक्लियस तो ऐसी भी है जो रेडियो एक्टिव है, जो अनस्टेबल होते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के जितने भी न्यूक्लियस है उसमें सारे स्टेबल नहीं होते, काफ़ी सारे। तो ये बेसिकली एफ ब्लॉक वाले काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव भी हैं और अनस्टेबल होते हैं। क्लियर। तो इसने क्या बोला, ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ईच एलिमेंट स्टेबल बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है। इस क्वेश्चन पे वैसे हल्का अच्छा खासा कंट्रोवर्सी भी हुई थी नीट के रिजल्ट के टाइम पे, क्योंकि प्रीवियस एनसीईआरटी में यही एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई थी कि ईच एलिमेंट आर स्टेबल। फिर अगले ही साल एनसीईआरटी ने क्या किया, इस लाइन को करेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया था मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल, और इसी को सवाल में डाल दिया था। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है अपन को कि एनसीईआरटी की लाइन्स भी अपन को अच्छे से पढ़नी है फिजिक्स के लिए भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a valve is whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega rpm, rounds per minute में दे रखा है। The tension in the string is T. If the speed becomes 2 omega while keeping the radius same, the tension क्या होगा, कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है, तो एम जी का तो सर्कल में घुमाने में कोई रोल नहीं है, केवल टेंशन घुमा रहा है इसको। टेंशन की वैल्यू होती है एम एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे जो ओमेगा है वो आरपीएम में फ्रीक्वेंसी है ना, बट ओमेगा खुद हमारे पास 2πf होता है। अब मास कांस्टेंट आर कांस्टेंट है, तो यहाँ से टाइम टेंशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या बोल दो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक ही बात है। अब इसने क्या किया, सबको सेम रखते हुए ओमेगा को डबल कर दिया, तो टेंशन कितना हो जाएगा, 4 टाइम। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ये एक आई और बी में कैरेक्टरिस्टिक दे रखा और पूछा है फॉर अ सोलर सेल द आई वी कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं सोलर सेल के लिए करंट और वोल्टेज का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाऊँ तो कुछ इस तरह का आता है, जिसमें ये जो वोल्टेज है दैट इज VOC, दिस इज ISC। ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, कि जब वोल्टेज डिफरेंस 0 हो जाए तब करंट। VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, कि जब करंट 0 हो जाए तो उस टाइम का वोल्टेज। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, बिल्कुल सही बात है।
आगे बोला है इन अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज के लिए। बिल्कुल पीएन के रिवर्स जंक्शन में करंट तो माइक्रो एम्पियर में होता है बट वो मेजॉरिटी की जगह माइनॉरिटी की वजह से होता है। तो दिस इज रॉन्ग। हल्का सा समझते हैं इस एक्सप्लेनेशन को कि ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, ये डिप्लेशन लेयर हो गई, यहाँ पे मेजॉरिटी में पी है, पी साइड में, और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, एन साइड में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी में होल्स रहे होंगे। जब इसको फॉरवर्ड बायसिंग में हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होता है, तो पॉजिटिव पे लगेगा आगे की तरफ फोर्स, इनके मोशन को सपोर्ट करेगा, नेगेटिव पे लगेगा माइनस के अपोजिट, ई के अपोजिट में, तो नेगेटिव के भी मोशन को सपोर्ट करेगा। तो इसकी वजह से ओवरऑल करंट आगे जाएगा फॉरवर्ड करंट। तो पॉजिटिव फॉरवर्ड बायसिंग में तो क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज की रेट को सपोर्ट मिलता है। अब जो एक्सेस अमाउंट में है और उसको सपोर्ट मिल रहा है तो उसी की वजह से मेजॉरिटी में डोमिनेटिंग करंट आएगा, तो फॉरवर्ड करंट देखने को मिलता है काफ़ी हैवी अमाउंट में, जो कि मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है। यही कहानी अगर मैं रिवर्स बायसिंग में करूँ तो क्या होगा, जैसे इसको रिवर्स बायसिंग में लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो इस पर फोर्स लगेगा पॉजिटिव पे पीछे की तरफ, इस पर लगेगा आगे की तरफ। पॉजिटिव आगे जाना चाहते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन, बट उनको अपोज मिल रहा है, तो मेजॉरिटी, और यहाँ नेगेटिव वाला आगे जाना चाहता है मेजॉरिटी वाला, बट उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर फोर्स मिलेगा। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, मेजॉरिटी को तो अपोज मिलता है, जिसकी वजह से उसकी वजह से तो करंट नहीं आता, बट जो माइनॉरिटी अमाउंट में, जैसे यहाँ जो पॉजिटिव है उस पर सेम डायरेक्शन ए भी इधर जाना चाहता था और उसको ई की डायरेक्शन में फोर्स भी इधर मिला है, तो माइनॉरिटी को सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से एक वेरी स्मॉल अमाउंट में रिवर्स करंट देखने को मिलता है। तो रिवर्स बायसिंग में जो माइक्रो एम्पियर का करंट आता है वो मेजॉरिटी की वजह से नहीं, माइनॉरिटी की वजह से आता है। इवन प्रैक्टिकली उसे अपन कई बार इग्नोर भी कर देते हैं, तो ये मान लेते हैं कि रिवर्स बायसिंग में करंट आया ही नहीं और ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया। तो इस सवाल के लिए आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन टू द साइक्लिक ABCD, एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है। द वर्क डन बाय द गैस अलोंग पाथ BC, ध्यान देना पूरे पाथ के लिए नहीं पूछा, BC प्रोसेस के लिए पूछा, और साफ साफ देख के नजर आ रहा है PV ग्राफ में BC प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रह रहा है, चेंज नहीं हुआ। और आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो ना एक्सपेंशन हुआ ना कंप्रेशन, मीन्स वर्क विल बी 0। ठीक है, पता चले पूरा एरिया अंदर लूप निकालो तो -60 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज बाय सम सोर्स, स्फेरिकल शेल बोला है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस पे P पे पूछा है। तो होलो स्फीयर के लिए अगर तुम्हें रिजल्ट याद हो तो क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज अगर Q है, आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल आता है KQ बाई रेडियल डिस्टेंस स्मॉल r, सरफेस पे आता है हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R मतलब रेडियस के बराबर, KQ बाई कैपिटल R, और अंदर हर जगह का पोटेंशियल जो होता है वो होता है एक्चुअली V सरफेस के बराबर, जितना सरफेस पे होता है। तो ऐसे में एक पॉइंट सेंटर पे और एक पॉइंट सरफेस पे दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो डिफरेंस विल बी 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज दिस, लेंथ इज दिस, और आपसे आई दे रखा है, लेंथ ऑफ द 400 ग्राम इज नियरली, लेंथ पूछिए, मास दे रखा है, सब कुछ CGS में देखा, CGS में पूछा है। तो एक थिन रॉड, ठीक है, मिड पॉइंट से रॉड के परपेंडिकुलर, ये जो एक्सेस है ये ICM होता है, जिसकी वैल्यू होती है रॉड के लिए ml²/12। अब आपको आई दे रखा है 2400 CGS यूनिट, मास की वैल्यू 400 CGS यूनिट, तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी CGS में, कितनी आ रही है, ये आ गया हमारे पास √72 सेंटीमीटर। ऑप्शन काफ़ी दूर दूर तक सीधा कंपैरिजन कर सकते हैं कि 64 का रूट होता है 8, मतलब 64 का रूट होता है 8, तो ये तो 64 से तो ज़्यादा, मतलब 8 से तो ज़्यादा आएगी वैल्यू, और 81 का रूट होता है 9, तो 9 से कम आएगी, मतलब ये वैल्यू जो आएगी वो 8 और 9 के बीच में कहीं आने वाली है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कंटेन्स, कि एक पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड सेम रहना। ध्यान रहे सर्कुलर मोशन में अगर बात करूं सेंटर के रेस्पेक्ट में, तो ये पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर हो गई r,
इसका मैग्नीट्यूड हमेशा रेडियस के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा बदल रही होती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यहाँ, और डायरेक्शन लगातार बदल रही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ कांस्टेंट है v²/r, बट उसकी डायरेक्शन हमेशा बदल रही है। सर्कुलर मोशन में कोई भी लीनियर वेक्टर, चाहे पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, मोमेंटम, कोई भी लीनियर वेक्टर कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता, ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, क्योंकि इन सब की डायरेक्शन लगातार बदल रही होती है। तो सर्कुलर मोशन में आप आंख बंद करके लीनियर वेक्टर्स को नॉन यूनिफॉर्म बता सकते हो। हाँ, उनके मैग्नीट्यूड में भी कॉन्स्टेंट, बट वेक्टर्स आर नॉन यूनिफॉर्म। अब पूछा क्या है, तो क्या होएगा इसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं सकता कि वेलोसिटी वेक्टर यूनिफॉर्म हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नो, कांस्टेंट वेलोसिटी विद वेरिंग एक्सेलरेशन दोनों ही वेरिएबल होंगे। वेरिंग वेलोसिटी विद वेरिंग एक्सेलरेशन, यस, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को सी बोला है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन पूछा है, क्या होगा। तो फर्स्ट, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज एच न्यू, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन ई बराबर एच न्यू होती है, पर न्यू इज द फ्रिक्वेंसी। द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज सी, बिल्कुल ये भी सही बात है कि जो फोटोन होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो वैक्यूम में उनकी रफ्तार सी के बराबर होगी। द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच न्यू बाई सी, बिल्कुल ये भी सही बात है, क्योंकि मोमेंटम होता है हमारे पास एच अपॉन लैम्बडा। इसको ऊपर नीचे सी से मल्टीपल कर दो तो ये बन जाएगा एनर्जी ऑफ वन फोटोन बाई सी, जिसको आप एच न्यू भी लिख सकते हो। क्लियर, तो ये भी सही हो जाएगा। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन एमिशन बोथ टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, कि मान लो यहाँ एक फोटोन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एमिट हो रहा है। अब शुरुआत में अगर इनका मोमेंटम जीरो था, एक्शन रिएक्शन से कोई फोर्स लगे, तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा डेफिनेटली। अब इमिशन हुआ मतलब पहले से कोई फोर्स नहीं था, एकदम से बम एक्सप्लोजन जैसा केस हो गया कि किसी मटेरियल के अंदर ये सब चीज़ें थी, एकदम से एक्सप्लोजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन निकला, नेट फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, और टोटल एनर्जी भी हमेशा कंजर्व रहती है। आगे पूछा, फोटोन पजेज पॉजिटिव चार्ज, नो, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो दिस इज रॉन्ग। आपसे पूछा है चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन, तो ए बी सी डी ओनली, सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज दिस 2t-1, ऐसा यूनिट में है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स इज दिस 5 न्यूटन कॉन्स्टेंट फोर्स है। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी। सिंपल सा सवाल है, देखो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t-1, तो वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, कॉन्स्टेंट आ रही है। अब फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है, तो सीधी इंस्टेंटेनियस पावर एफ भी हो जाएगी हमारे पास। यहाँ अपन को थीटा नहीं दे रखा, अपन को मानना पड़ेगा कि कॉन्स्टेंट फोर्स के इफेक्ट में अगर चल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी, अदरवाइज सवाल ही सॉल्व नहीं होगा, थीटा का कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं कर रखा है। तो फोर्स की वैल्यू है 5, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो आंसर क्या आएगा 10 वॉट की पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लाइट रे एंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट पी पॉइंट पर राइट एंगल प्रिज्म है हमारे पास, तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू तो होगी 8.9। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री एज ऑन फिगर। इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है, ये बेस के पैरेलल चल रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पूछा है। ठीक है, लगाते जरा रिजल्ट। तो देखो हमको एक रिजल्ट पता है कि जब हमारे पास लाइट जो है डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो क्रिटिकल एंगल पे वो 90 पर इमर्ज करती है, और यहाँ साफ साफ देख के पता लग रहा है कि ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है 90 पर, डेंसर से रेयर की तरफ जाने पर, मतलब ये क्रिटिकल एंगल रहा होगा। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं कि रे यूँ आई और इस तरीके से चली गई, ये 90 है तो क्रिटिकल एंगल रहा होगा, और साइन सी की वैल्यू होती है, यहाँ एयर है, कुछ नहीं बोला तो बाहर एयर ही मानना है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी 1/म्यू। अब ये अगर 90 है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 का सम हमेशा ए के बराबर होता है, प्रिज्म एंगल के बराबर, तो ये सी है तो इसको होना पड़ेगा 90 माइनस सी। ये 30 डिग्री है, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं इस जगह पे। तो फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाइए, तो μ1 sin 30 बराबर μ2 sin 90 माइनस सी, ये बन जाएगा 1/2 इक्वल टू म्यू, साइन 90 माइनस सी बन गया कॉस सी, और
कॉस सी की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं। कॉस सी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया हमारे पास 1/4 म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/4, तो ये आया होगा √5/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी √5/2। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एच। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी है और साथ में हमको सर्किट साफ साफ दिख रहा है बैलेंस ब्रिटिश ब्रिज है। जितना लेफ्ट वाले कैपेसिटेंस का रेशो इक्वल टू राइट वाले कैपेसिटेंस का रेशो है, तो इस वाले ब्रिज आर्म को हटा सकते हैं। तो ऐसे में 2 और 2 ये आगे सीरीज में, तो इनका हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ये भी सीरीज में 1 माइक्रोफैरड, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सी इक्वलेंट विल बी 2 माइक्रोफैरड। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ऐसे में अपन को वो देखना है कि कौन सा पेड़ जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी का है। तो स्ट्रेन एंड एंगल, बिल्कुल एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। आर्क अपॉन रेडियस से थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता, तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल होकर डायमेंशन लेस होता। और स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ ये भी डायमेंशन लेस, तो ये बिल्कुल सॉलिड एंगल की तरह ही डायमेंशन लेस है। स्ट्रेस और एंगल में देखें तो स्ट्रेस होता है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया। एंगुलर स्पीड की रेडियन पर सेकंड, ये भी गलत हो गया। स्ट्रेन एंड आर्क लेंथ होती है, तो लेंथ की यूनिट होती है, तो इसलिए में ये भी नहीं रहेगा। केवल फर्स्ट ही ऐसा जिसमें दोनों क्वांटिटी जो है वो डायमेंशन लेस हैं, जैसे कि सॉलिड एंगल के पास होती है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील एंड इट्स यंग्स मॉडुलस आर दीज। तो पूछा मैक्सिमम कितना एक्सपेंशन आ सकता है। तो देखो हमारे पास स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है यंग्स मॉडुलस डेल्टा L/L। अब जब ये स्ट्रेस मैक्सिमम होगा तो डेल्टा L भी मैक्सिमम होगा, और आपको दे रखा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप हो सकता है वो इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग। मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए इलास्टिक लिमिट की वैल्यू दे रखी है अपन को कितनी, 8 × 10⁸। यंग्स मॉडुलस दिया है 2 × 10⁻11। एलोंगेशन पूछा है, लेंथ है 1 मीटर, तो साफ साफ डेल्टा L की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻³ मीटर, मतलब 4 mm। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए तरह। इन द एबव डायग्राम अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनोइड 2 फ्रॉम सोलेनोइड 1। इस 1 से 2 की तरफ ये बार मैग्नेट जा रही है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनोइड 1 एंड दैट इन सोलेनोइड 2 रेस्पेक्टिवली आर थ्रू द डायरेक्शन। ए और बी में हमको डायरेक्शन पूछी है। इसको सॉल्व करने से पहले हल्का सा मैं एक चीज़ रिकॉल कराता हूँ कि लेंज लॉ क्या बोलता है। लेंज लॉ कहता है कि एक कंडक्टिंग लूप से अगर फ्लक्स चेंज हो तो उसमें हमेशा इंड्यूस करंट इस तरीके से आता है कि उसी चीज़ का अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। क्लियर है। और प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है, वो फ्लक्स के बदलाव की वजह से। तो हमेशा बदलाव का अपोज करता है, फ्लक्स का नहीं, फ्लक्स के बदलाव का। फ्लक्स अगर घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ रहा है तो घटाना चाहेगा। कॉन्स्टेंट है तो फिर कुछ नहीं चाहेगा, इंड्यूस करंट आएगा ही नहीं। क्लियर। साथ में एक चीज़ और, एंड रूल्स जो होते हैं कि अगर एक कंडक्टिंग लूप में एंटी क्लॉकवाइज में अगर करंट जा रहा है या क्लॉकवाइज में करंट जा रहा है, तो एक कंडक्टिंग लूप अपने आप में हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है। तो जिस साइड से देखने पे, मान लो ये वाला हमारे पास एक लूप है और इस लूप में ये बाहर वाली साइड है, डॉटेड वाली अंदर वाली साइड है। तो ऐसे में करंट अगर इसमें ऊपर जा रहा है तो इस ऑब्जर्वर को जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज में नज़र आएगा। क्लियर। इधर से अगर ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इसी को ये करंट क्लॉकवाइज में नज़र आएगा। ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगा या क्लॉकवाइज। अब हर करंट कैरिंग लूप जो होता है अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल होता है। क्लियर है। तो ऐसे में जिधर से हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज करंट नज़र आ रहा है वो वाला फेस बनता है हमारे पास नॉर्थ पोल, और जिससे क्लॉकवाइज में करंट नज़र आ रहा है वो बनता है साउथ पोल। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ज़रा, तो क्वेश्चन नंबर 24 में अगर अपन बात करें तो क्या बोला है कि ये मैग्नेट जो है हमारे पास वो दूर जा रही है। ठीक है। मैग्नेट जो है
वो दूर जा रही है, तो इन दोनों के दोनों सॉलिनॉइड्स में करंट इस तरीके से आएगा कि उसी चीज़ का अपोज करेगा जिसने इसको पैदा किया है। तो अगर मैं कॉइल 1 के लिए बात करूं, सॉलिनॉइड 1 के लिए बात करूं, तो जैसे जैसे ये हमारे पास मैग्नेट जो है वो दूर जाएगी, जैसे जैसे मैग्नेट दूर जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा। अब इंड्यूस करंट उसी चीज़ का अपोज करेगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। यहाँ सॉलिनॉइड 1 में जो इंड्यूस करंट आ रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है इस मैग्नेट के दूर जाने की वजह से, और सॉलिनॉइड 2 में जो करंट आएगा वो पैदा होगा मैग्नेट के पास आने की वजह से। तो इंड्यूस करंट दोनों में रेस्पेक्टिवली इस तरीके से आएगा कि मैग्नेट के आने जाने का अपोज करे। सॉलिनॉइड 1 में क्या होगा, मैग्नेट दूर जा रही है तो इसको चाहेगा कि दूर ना जाए, तो इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। सॉलिनॉइड 2 के लिए पास आ रही है तो ये चाहेगा कि पास ना आए, दूर भगाना चाहेगा। पहले अपन बात करते हैं सॉलिनॉइड 1 के लिए। तो सॉलिनॉइड 1 के लिए अगर अपन देखें तो इससे मैग्नेट दूर जा रही है, तो सॉलिनॉइड 1 खुद अपने आप में कैसी मैग्नेट बनेगा कि इसके दूर जाने का अपोज करेगा, और दूर जाने का अपोज करने के लिए सॉलिनॉइड का ये वाला फेस बनेगा साउथ पोल और ये बनेगा नॉर्थ पोल। क्लियर है? तो ऐसे में जो अगर मैं इधर ऑब्जर्वर को बैठा दूं तो इसको क्या लगेगा कि ये जो फेस है इसमें ये जो फेस है वो नॉर्थ पोल हो गया, मतलब इधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा एंड रूल से। और एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए इसमें करंट जो है वो किधर से किधर जाएगा, ए से, ये बाहर वाली साइड दे रखी है, ए जो है वो बाहर वाली साइड, तो इसमें अंदर फिर यहाँ से यूँ इस तरीके से जाएगा, ए से चलेगा और किधर जाएगा, बी की तरफ। क्लियर है? तो सॉलिनॉइड 1 में तो करंट जाएगा ए से बी की तरफ। सिमिलरली सॉलिनॉइड 2 के लिए अगर हम बात करें तो सॉलिनॉइड 2 इस तरह की मैग्नेट बनेगा कि इसके पास आने का अपोज करेगा, तो ये खुद अपने आप में इस तरह की मैग्नेट बनेगा कि पास आने का अपोज करेगा। तो साउथ पास आ रहा है तो इसको रिपेल करने के लिए ये साउथ पोल बनेगा और ये नॉर्थ पोल बनेगा। ऐसे में अगर मैं एक ऑब्जर्वर को बैठा दूँ यहाँ तो उसको ये वाला फेस साउथ पोल नज़र आएगा। साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट। अब क्लॉकवाइज होने के लिए इस लूप में अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या नज़र आएगा, क्लॉकवाइज होने के लिए ऐसे करंट आएगा यूँ, ठीक है, इसमें से नीचे आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसमें से नीचे आने के लिए करंट किधर से किधर जाएगा, डी से सी की तरफ। तो सॉलिनॉइड 1 में करंट होगा ए टू बी एंड बी 2 में करंट होगा डी टू सी। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों तो वैसे ही खत्म, और डी से सी आएगा तो डी से सी, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 1/10 दैट ऑफ द अर्थ, की एक प्लैनेट है जिसका मास जो है वो अर्थ का 1/10 है, एंड इट्स डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ। अब डायमीटर जो है उस प्लैनेट का वो अर्थ का हाफ है, मतलब उसकी रेडियस भी अर्थ की हाफ होगी। अब पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। उस प्लैनेट के सरफेस पे हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है। तो किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन होता है जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल एम और आर ये उस प्लैनेट के मास और रेडियस को डिनोट करते हैं। तो दोनों को कंपेरिजन करते हैं तो जी एट अर्थ कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। उस प्लैनेट पे जी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, जी उसका मास अपॉन में उसकी रेडियस का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, कैंसिल होके यहाँ बच जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 4/10। तो ये वैल्यू आ गई 10/4। क्लियर? तो यहाँ से जी ई और इनका रेशो आ गया। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन जी ई और जी पी का रेशो जो आ चुका है दैट इज 10/4। तो उस प्लैनेट की सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास, 4/10 इंटू जी एट अर्थ। ऑप्शन को देख के पता लग रहा है जी की वैल्यू 9.8 काम में लेनी है, ना कि 10। तो 4/10 इंटू अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस प्लैनेट की सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ गया 3.72 मीटर पर, एक मिनट, 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 करेक्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन। ये हमको मॉडर्न फिजिक्स का सवाल दे रखा है। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है जिसमें स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशन दे रखी है और इधर उसकी वेवलेंथ को मैच करना है। तो हल्का सा मैं अगर मैं यहाँ पे कंसेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ तो कंसेप्ट क्या है कि जब भी हमारे पास हाइड्रोजन, सब में अगर देखो तो सब में तो है हमारे पास वो हाई से लो की तरफ आ रहा है, तो जब भी हमारे पास एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक आता है तो उससे एक फिक्स एनर्जी के फोटोन्स एंड फिक्स वेवलेंथ के फोटोन्स इमिट होते हैं, और इसकी वैल्यू आती है 1/λ = r z²।
1 अपॉन लोअर एनर्जी स्टेट का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर एनर्जी स्टेट का स्क्वायर। क्लियर? जहाँ आर है रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड इज द एटॉमिक नंबर। अगर मैं बात करूँ यहीं पे 1/r रेडबर्ग कांस्टेंट का रेसिप्रोकल, तो ये लगभग बराबर होता है 912 एंगस्ट्रॉम के इनवर्स के। क्लियर? अब अपन निकालते जा रहे, तो मैं किसी भी एक के लिए चेक कर देता हूँ क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो किसी भी एक से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ज़रा फर्स्ट के लिए चेक कर देता हूँ। तो फर्स्ट के लिए देखो अपन को निकालना है 3 से 2 के लिए। आर हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, लो एनर्जी स्टेट इज 2, हायर एनर्जी स्टेट इज 3, तो ये आ जाएगा 1/λ इक्वल टू आर, दिस इज 9 - 4 5/36। ठीक है, तो आर तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 36/5r। यहाँ से वैल्यू रखते हैं, 1/r की वैल्यू होती है 912। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू एंगस्ट्रॉम इनवर्स में तो 1/r की आएगी, एंगस्ट्रॉम में है ना यूनिट, तो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ गई। तो लैम्बडा कितना आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। 36/5 इंटू 912, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 6566.4 एंगस्ट्रॉम। हमको सारे ऑप्शन नैनोमीटर में दे रखे हैं, तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते तो ये वैल्यू हो जाएगी 656.64 नैनोमीटर। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा 656 की रेंज में, मतलब थर्ड। अब देखो जरा ए में थर्ड किस में दे रखा है, ए में थर्ड केवल सेकंड में दे रखा, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो सबके लिए भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल। देखो वेव ऑप्टिक्स से सवाल है, ब्रूस्टर एंगल की बात की हुई है। हल्का सा मैं अगर इसको कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराऊँ तो ब्रूस्टर एंगल क्या होता है हमारे पास, कि ये मान लो हमारे पास एक मीडियम है, रेरर मीडियम μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और इधर ले लिया हमने डेंसर मीडियम। ध्यान देना TIR डेंसर से रेरर जाते टाइम होता है, और ब्रूस्टर एंगल अपन को रेरर से डेंसर की तरफ आते हुए मिलता है। अब ये ब्रूस्टर एंगल है क्या, कि मान लो यहाँ से ये किसी एंगल I पर हमारे पास ये अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो आई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में, पेपर के प्लेन में, और ये वाले कंपोनेंट हो गए पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा हमारे पास रिफ्लेक्ट होगा और कुछ हिस्सा इसका रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, तो होता है क्या, एक पर्टिकुलर एंगल IB पर, इसको ब्रूस्टर एंगल बुलाते हैं, जहाँ IB की वैल्यू होती है tan इनवर्स डेंसर अपॉन रेरर। ठीक है, अगर इस ब्रूस्टर एंगल पे अगर ये वेव आए, तो ऐसे में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसमें केवल प्लेन के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट बचते हैं। तो ये तो हो जाती है रिफ्लेक्टेड वेव, तो हो जाती है हमारे पास फुली पोलराइज्ड, या केवल पोलराइज्ड भी कह सकते हो। और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं वो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करते हैं। क्लियर? अब जो रिफ्रैक्टेड वेव होती है इसमें क्या होता है कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे उसमें से मेजॉरिटी तो किसमें चले गए, रिफ्लेक्टेड में। तो यहाँ ये वाले कंपोनेंट तो कम बचते हैं, और प्लेन में, जो पेपर के प्लेन में, ये कंपोनेंट काफ़ी सारे रह जाते हैं। क्लियर? तो जो रिफ्रैक्टेड वेव होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। लेकिन ये सारा काम कब होता है, जब ब्रूस्टर एंगल पे वेव आए। क्लियर? तो रिफ्लेक्टेड वेव तो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब जहाँ ये पूरा ये जो रिफ्लेक्शन जो चला है इस प्लेन के परपेंडिकुलर पूरे प्लेन में हमारे पास पोलराइज हो जाती है, और जो रिफ्रैक्टेड वेव होती है वो पार्शियली पोलराइज होती है। क्लियर? अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तो क्या पूछा, अगर ब्रूस्टर एंगल पे आएगी तो क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज, नो रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड पार्शियली पोलराइज होगी। सेकंड में द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज, यस रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कम्प्लीटली पोलराइज होगी। बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज, नो द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज, यस रिफ्लेक्टेड लाइट तो हमारे पास कम्प्लीटली पोलराइज होगी, बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज। एक मिनट, ये ऊपर वाला ऑप्शन अपने गलत कर लिया। द रिफ्रैक्टेड लाइट
विल बी कम्प्लीटली पोलराइज, नो ये तो गलत हो गया, रिफ्रैक्टेड बोला है ना, रिफ्रैक्टेड वाली जो लाइट है हमारे पास वो क्या है, पार्शियली पोलराइज है। रिफ्लेक्टेड लाइट कम्प्लीटली पोलराइज है, रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, डायमैग्नेटिक मटेरियल दे रखे और उनके लिए ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन पूछा, करेक्ट ऑफ रिलेशन मैच कराना है अपन को। ठीक है, क्या होता है ज़रा देखिए। तो हमारे पास सारे मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन मैग्नेटिक मतलब ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करते, इनके लिए परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी की बात करें, ठीक है, यहाँ म्यू आर ले लेते हैं और ससेप्टिबिलिटी होती है हमारे पास म्यू आर -1। तो नॉन मैग्नेटिक का तो मतलब इनके होने और ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैक्यूम जैसी बात करेंगे तो इनके लिए म्यू आर होता है 1, तो ससेप्टिबिलिटी इनके लिए होती है हमारे पास कितनी हो जाएगी, म्यू आर की वैल्यू 1 रख दो, 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं डायामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अब लेस देन 1 में से 1 को सेपरेट करोगे तो ससेप्टिबिलिटी जो आएगी वो हमारे पास नेगेटिव आएगी और स्मॉल होती है, -1 और 0 के बीच में, वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव। पैरा के लिए म्यू आर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 आता है, तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होगी बट स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल। फेरो के लिए म्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है 1 से, तो ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और पॉजिटिव होगी। अब ऑप्शन मैच कराते हैं। डायमैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी जो है वो 0 से कम, सेकंड हो गया, नेगेटिव होगी। फेरो के लिए वेरी लार्ज, थर्ड। पैरा के लिए स्मॉल एंड पॉजिटिव, और नॉन मैग्नेटिक के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो आंसर आ जाएगा ए में सेकंड, ठीक है, ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में 4 एंड डी में फर्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 bodies A and B of the same mass undergoes completely inelastic collision। completely inelastic बोला है ना, 1 dimensional मतलब हेड ऑन भी है। The body A moves with velocity v1 while body B is at rest before collision। The velocity of the system after collision is v2, then the ratio पूछा है। सवाल समझिएगा कि ये हमारे पास 2 बॉडी हैं सेम मास की, परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन हुआ है। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब आफ्टर कॉलिजन उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गई होगी, मतलब दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से चलेंगी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों स्टिक कर गई होंगी। ठीक है, द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1, शुरुआत में कॉलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी और ये एट रेस्ट थी। आपसे पूछा है कि ये वेलोसिटी जो v2 है, v1 v2 का रेशियो बताइए। तो अपन को पता है सारे कॉलिजन्स में पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1, उसका 0 है, फाइनली हो जाएगा 2m × v2। तो यहाँ से v1 रेशो v2 की वैल्यू आ रही है 2:1, मीन सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द न्यूक्लियर एमिशन स्टेटेड एबव, ये हमको एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट क्यों पूछा है हमारे पास। देखिए, तो ये जो न्यूक्लियस है हमारे पास x, इससे क्या क्या निकला है, इससे एक तो अल्फा पार्टिकल निकला है, एक पॉजिट्रॉन निकला है, पॉजिट्रॉन का सिंबल होता है E+, और जेड और ए में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। एक बीटा माइनस निकला है, बीटा माइनस का सिंबल -1 E0, और एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन का जेड और ए में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, और साथ में बना है Q, जिसका जेड हो गया जेड और मास नंबर है मान लो A। अब सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस में अपन क्या करा सकते हैं, LHS और RHS में एक तो मास नंबर को सेम करा सकते हैं और एटॉमिक नंबर जेड को भी सेम करा सकते हैं, बस इसको कराते हैं और आंसर पाते हैं। तो पहले ए को कंजर्व कराते हैं, तो LHS का मास नंबर है 290, RHS में हीलियम का हो गया 4, पॉजिट्रॉन का 0, बीटा माइनस का 0, इलेक्ट्रॉन का 0, Q का A, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 286, मतलब ये जो Q है उसमें ये 286 होगा। अब जेड कंजर्व कराते हैं, तो LHS का जेड है 82, RHS में हीलियम का 2, पॉजिट्रॉन का 0, बीटा माइनस का -1, इलेक्ट्रॉन का 0, Q का जेड। तो ये आ गया हमारे पास, जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से 81। तो जो Q है उसके लिए मास नंबर 286 होगा और जेड विल बी 81। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 286 बट 81, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ x इक्वल टू 5 sin pi t प्लस पाई बाई 3 मीटर SHM का सवाल है। रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए पार्टिकुलर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन बताना है हमको। देखो सिंपल सवाल हो गया। किसी भी SHM में क्या होता है, उसकी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान देना, मीन पोजीशन मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम से जो डिस्प्लेसमेंट है वो आता है, कोऑर्डिनेट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, वो आता है a sin ओमेगा t प्लस फाई टाइप। इसमें साइन के साथ जो ये मल्टीपल है, दिस इज एम्पलीट्यूड, t का कॉफिशिएंट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई डिनोट्स द इनिशियल फेज। अब इसमें ये क्वेश्चन देके आपसे पूछा है कि पहले तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, साफ साफ पता लग रहा है 5 मीटर विल बी द एम्पलीट्यूड, ठीक है, मीटर में नहीं वैल्यू, तो एम्पलीट्यूड तो आ गया 5 मीटर, ये भी हो सकता है और ये भी। अब टाइम पीरियड पूछा तो टी का कॉफिशिएंट पाई दे रखा है, मतलब ओमेगा तो आ गया पाई रेडियन पर सेकेंड, तो ऐसे में टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 सेकेंड का टाइम पीरियड होगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर is placed gently over the surface of a water. If the surface tension of the water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface tension. देखिए तो क्या बोला है कि ये हमारे पास एक लिक्विड है, ये वाटर हो गया, और हमने क्या किया, इस पर एक डिस्क रख दी, रिंग नहीं है, डिस्क है, तो अंदर तो वाटर आएगा नहीं, इसकी रेडियस है r, ठीक है। अब जब इसको तुम ऊपर खींचने लगोगे तो होगा क्या, जब इसको तुम ऊपर खींचने लगोगे तो थोड़ी देर में सिनेरियो ये बन जाएगा कि जो डिस्क है, ये मान लो डिस्क है हमारे पास, जिसकी कुछ थिकनेस है t, नेग्लिजिबल थिकनेस, ये रेडियस r है, तो जैसे इसको तुम ऊपर खींचोगे तो इसके साथ लिक्विड भी चिपक के ऊपर आएगा, तो फ्री सरफेस जो है वो इस तरह की नज़र आएगी ऊपर से देखने पर, फ्री सरफेस ऐसी देखेगी अपन को, क्लियर। तो यहाँ इसके चारों तरफ नजर आएगी, ऊपर से अगर मैं देखूँ तो क्या देखूँगा, टॉप व्यू क्या दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा कि ये डिस्क है, और यहाँ 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 चारों तरफ से सरफेस जो है वो ऊपर उठ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ अपलोड सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड क्या चाहता है कि उसका फ्री सरफेस का एरिया ना बढ़े, तो ऐसा ऊपर खींचने पे फ्री सरफेस का एरिया बढ़ गया फ्लैट के कंपेरिजन में, तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, इसको डिस्क को नीचे खींचेगा, या खींचेगा टी इंटू इसकी लेंथ डी एल से, यहाँ भी टी डी एल टी डी एल टी डी एल टी डी एल सबसे नीचे खींचेगा, तो यहाँ भी नीचे खींचेगा, यहाँ भी नीचे खींचेगा, ऐसे ऐसे पूरी की पूरी सरकमफेरेंस में नीचे खींचेगा यूँ, तो टी डी एल टी डी एल टी डी एल मिल करके पूरी की पूरी टी इंटू डी एल मिल के पूरी की पूरी लेंथ ऑफ बाउंड्री एल हो जाएगा टी इंटू 2 पाई आर, क्लियर। तो ये जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, इस डिस्क को नीचे खींचेगा कितने से, टी इंटू 2 पाई आर से, साथ में इसका एम जी वेट भी लगेगा, क्लियर। तो अगर हम इसको ऊपर खींचना चाह रहे हैं तो हमको मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एम जी प्लस टी इंटू 2 पाई आर। अब सवाल ने पूछा कितना एक्सेस फोर्स चाहिए, एम जी के अलावा कितना एक्सेस फोर्स चाहिए, तो विद दैट आंसर इज सरफेस टेंशन का फोर्स। अब बस इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो एफ एक्सेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी दे रखा है 0.07 SI यूनिट, 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू दे रखी है हमको 4.5 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं अपन 4.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर से इतना न्यूटन का फोर्स चाहिएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 7 से 7 कैंसिल, ये बच गया हमारे पास 9 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो इतना न्यूटन का फोर्स एक्सेस अमाउंट में चाहिए होगा, या ऐसी को लिख सकते हो 19.8 मिली न्यूटन। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो गया, न्यूटन में तो चाहिए इतना, ये तो मैच नहीं हो रहा, और मिली न्यूटन में फर्स्ट ऑप्शन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट। ये जो पूरा सर्किट है इसका आउटपुट किसके बराबर होगा, ये पूछा है, तो ज़रा बनाते हैं ज़रा। तो ये है हमारे पास ए इनपुट आया, अब इस नैंड गेट के लिए दोनों इनपुट कॉमन कर दिए, तो यहाँ से भी ए आएगा, यहाँ से भी ए आएगा। तो नैंड गेट क्या कराता है, पहले तो दोनों इनपुट्स को मल्टीपल कराता है, फिर बार लगाता है, ए इंटू ए बार क्या बन जाएगा, यहाँ ए बार बन जाएगा। अब ये है नॉर गेट, दोनों इनपुट्स को बी दे दिया, तो बी पहले तो क्या करता है, ऐड करता है, फिर बार लगाता है, तो बी प्लस बी ही होता है, तो ये बन जाएगा बी बार। अब आगे नॉर गेट है, नॉर गेट क्या करेगा, पहले तो दोनों को ऐड कराएगा, फिर बार लगाएगा। अब यहाँ बुलियन अलजेब्रा काम में लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी चीज़ पर कंबाइंड बार लगा हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए इंडिविजुअल पे बार लगा देंगे अपन, नीचे वाला बार तो था ही, मैंने ऊपर वाला बार तोड़ा है ना, इंडिविजुअल पे बार लगा देंगे, और जो एडिशन में था वो मल्टीपल में चला जाता है। अब बार से बार कैंसिल, तो ये बन जाएगा ए बी
मतलब मैं कह सकता हूँ पूरी की पूरी इक्वेशन जो है उसका आउटपुट ए इंटू बी के बराबर होगा, जो कि एंड गेट की इक्वेशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए ज़रा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द पोटेंशियल वी एट एन एक्सियल पॉइंट एट ए 2 मीटर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डाइपोल मोमेंट पी ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज दिस। देखो क्या बोल रहा है कि एक डाइपोल है और इसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पर एक्सिस पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो एक्सिस पे पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? देखो किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का फार्मूला होता है हमारे पास के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर जो होता है वो सेंटर के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन होता है जिसका अपन को पोटेंशियल फाइंड करना है, और ये थीटा होता है आर का पी के साथ एंगल। अगर मैं एक्सिस के लिए बात करूँ तो एक्सिस में अगर डाइपोल की डायरेक्शन में चलोगे तो यहाँ आर और पी के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, अगर डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो इनके बीच का एंगल 180 हो जाएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी? के पी बाई आर स्क्वायर, या तो cos 0 रखना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, और cos 180 रखोगे तो माइनस। तो एक्सिस पे इतना पोटेंशियल होता है। अब वैल्यू रखते हैं ज़रा। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। पी की ऐसा यूनिट में वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁻6 अपॉन में आर की वैल्यू दे रखी है 2 तो 4, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 9 × 10⁻³ वोल्ट प्लस माइनस में। तो इसने बोला है कि एक्सिस पर जो पोटेंशियल है वो इतना होगा, बिल्कुल सही बात है। ये आगे रीजन बोल रखा है कि बी बराबर प्लस माइनस 1/4πε0 पी बाई आर स्क्वायर, या बोल दो इसी को प्लस माइनस के लिख देते हैं इसको 2 kp बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड एट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ये क्या बोल रहा है कि एक्सिस के किसी डाइपोल के किसी भी एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है वो 2 kp बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि डाइपोल के एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस kp बाई आर स्क्वायर। तो ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाँ, यहीं पे अगर मैं इसमें ये 2 नहीं होता, यहाँ पर अगर ये 2 नहीं होता तो ये हमारे पास रीज़न भी सही होता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन जाता। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए ज़रा। अ व्हील ऑफ ब्लॉक कार्ट इज रोलिंग, ध्यान देना रोलिंग की बात कर रहा है, ऑन अ लेवल रोड एज shown in the figure. If the linear speed is v in the direction shown, which one of the following option is correct? P and Q are any highest and lowest point on the wheel respectively. P और Q की वेलोसिटी पे कमेंट करवाइए। तो हल्का सा मैं अगर रिजल्ट रिकॉल कराऊँ तो ये मान लो हमारे पास कोई बॉडी है जिसकी रेडियस है r, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है आगे v। अगर ये प्योर रोल कर रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इस बॉडी का वो इस ग्राउंड के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कंपैरिजन में रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्राउंड वाला पॉइंट रेस्ट पर है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी रेस्ट पे होना पड़ेगा। ऐसे में कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या आती है ऑन फिक्स सरफेस कि इसको इधर क्लॉकवाइज में ओमेगा देना पड़ेगा ताकि इसको रोटेशन को ओमेगा आर मिल जाए पीछे, और ट्रांसलेटरी की वजह से वेलोसिटी मिले आगे। इसको रेस्ट पे आने के लिए v बराबर ओमेगा आर होना पड़ेगा। क्लियर? तो ओमेगा आर की वैल्यू भी कितनी होगी? v। अगर इनको कंबाइंड अगर अपन करें तो क्या आया है? तो ट्रांसलेटरी की वजह से तो हर पॉइंट को वेलोसिटी v मिल जाएगी, और रोटेशन की वजह से अगर मैं बात करूं तो रोटेशन के इफेक्ट की वजह से ओमेगा आर इसको मिलेगा आगे की तरफ, यहाँ वाले पॉइंट को नीचे मिल जाएगा, यहाँ वाले पॉइंट को पीछे मिल जाएगा। ठीक है, ओमेगा आर भी v के बराबर, तो इसकी वेलोसिटी 2v होगी और इसकी कितनी हो जाएगी? 0। तो प्योर रोटेशन में क्या होगा? अगर मैं बात करूँ प्योर रोलिंग में, सॉरी रोटेशन नहीं, प्योर रोलिंग में क्या होगा? इस व्हील के लिए ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी आगे v होगी, ये वाला एट रेस्ट होगा, और टॉप पॉइंट जो है वो आगे 2v से जा रहा होगा। क्लियर? अब इसने ऑप्शन क्या बोला? पॉइंट पी मूव स्लोअर देन पॉइंट क्यू, नहीं ये गलत हो गया। पॉइंट पी मूव फास्टर देन पॉइंट क्यू, बिल्कुल सही बात है। बोथ द पॉइंट्स पी एंड क्यू मूव विद इक्वल स्पीड, ये रॉन्ग हो गया। पॉइंट पी है 0 स्पीड, नहीं क्यू रेस्ट पर है, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रजिस्टर। इफ आई इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स डिस्प्लेसमेंट करंट पे कमेंट करवाइए। देखो एक बार हल्का सा मैं रिजल्ट रिकॉल अगर कराऊँ तो ये आर सी सर्किट है और इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है।
शुरुआत में कैपेसिटर न्यूट्रल है, तो जैसी बैटरी को ऑन करेंगे तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो किसी भी टाइम कैपेसिटर पे जो चार्ज आता है वो कितना आता है, क्यू मैक्स 1 माइनस e⁻t/RC। इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो करंट आ जाएगा कैपेसिटर वाली ब्रांच में I मैक्स e⁻t/RC। और ये जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली घट रहा है। t बराबर 0 पे ये मैक्सिमम है, और स्टडी स्टेट में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर बात करूं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कैपेसिटर विल एक्ट एज ओपन सर्किट। कैपेसिटर में फाइनली स्टडी स्टेट में अभी तो करंट है और ये घट रहा होगा, और स्टडी स्टेट में करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में यहाँ कंडक्शन, वायर में कंडक्शन की वजह से कंडक्शन करंट जाएगा, और जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही कैपेसिटर के अंदर पूरे के पूरे प्लेट्स के एरिया के थ्रू डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। तो जब चार्जिंग हो रही है तो उस टाइम पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट उतना ही होगा जितना कंडक्शन करंट है। तो मैं सीधा डिस्प्लेसमेंट करंट पे एग्जैक्ट प्रिसाइजली अगर मैं कमेंट करूँ तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो जो लगातार कंडक्शन, सेम कंडक्शन करंट की तरह जो डिस्प्लेसमेंट करंट है शुरुआत में मैक्सिमम होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा, और स्टडी स्टेट में जाके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो IC बराबर ID होता है हमारे पास। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देयर इज नो करंट, नहीं भी करंट तो है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास जितना हमारे पास कंडक्शन करंट है उतना ही मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट, नहीं सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन I, नहीं I के बराबर ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग वेव इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी पे सवाल है। वे तो बिल्कुल थियोरेटिकल सवाल है, बिल्कुल रिजल्ट अगर आपको याद है तो सीधा सीधा से इस पर आप कमेंट कर पाओगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे आर ट्रांसफर इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ट्रांसफर्स होते हैं। वेव अगर एक्स की तरफ जा रही है तो E होगा वाई की तरफ और B होगा जेड की तरफ। द एनर्जी डेंसिटी इन इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी द मैग्नेटिक फील्ड। ये भी सही बात है कि जब वेव चल रही होती है ये, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल अमाउंट में एनर्जी को शेयर कर रहे होते हैं। द ट्रेवल विद स्पीड इक्वल टू 1/√μ0 V। ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो फ्री स्पेस में बोला है, तो वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होती है, अपॉन दिस। यहीं अगर मैं मीडियम में अगर बात करूँ तो स्पीड ऑफ लाइट या बोल दो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है म्यू ऑफ दैट मीडियम एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम। अगर ये वैक्यूम नहीं बोला होता यहाँ पर तो ये रॉन्ग हो जाता। अब इसने वैक्यूम बोला है तो वैक्यूम में तो यही रफ्तार होती है, तो ये सही बात है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड ये गलत हो गया। तो कि चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होती हैं वो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है इसने हमारे पास, नॉट प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। F ऑब्जेक्टिव दे रखा है 140 सेंटीमीटर में। एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। FE दे रखा है 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कितना होगा। तो देखो टेलीस्कोप के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो टेलीस्कोप में यहाँ होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के क्लोज होगा, और यहाँ होगा आई पीस लेंस, और यहाँ ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी पे होता है। तो जनरल एडजस्टमेंट के लिए जनरल एडजस्टमेंट कौन सा होता है, जनरल एडजस्टमेंट वो होता है जब इमेज जो होती है हमारे पास इन्फिनिटी पे मिले। क्लियर, कुछ भी ना बोला जाए एडजस्टमेंट के बारे में, तो जनरल एडजस्टमेंट यही मानते हैं। तो जनरल एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। क्लियर, और इस टाइम पे मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आती है वो आती है FO/FE। क्लियर, तो रखते हैं ज़रा वैल्यू। FO कितना दे रखा है अपन को 140 सेंटीमीटर, FE दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 28। मैग्नीफिकेशन विल बी 28। ठीक है, ध्यान देना यहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर इसी में बोल देता कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे ना बन करके नियर पॉइंट पे बनती, क्योंकि यहाँ इसने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो मैंने जनरल एडजस्टमेंट के लिए सॉल्व किया है। अगर इसी में बोलता कि फाइनल इमेज जो है
अगर उसे नियर पॉइंट पे बनाना है, अब एक पर्टिकुलर पोजीशन के करस्पॉन्डिंग दे दिया, तो ऐसे में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आती है एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, वेयर डी इज़ द 25 सेंटीमीटर। तो मैं ये फॉर्मूला लगाता, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड है वो उसके लिए अपन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए ज़रा। टू हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट रेस्पेक्टिवली। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज then in parallel to a fixed power source, the ratio of power output of these two cases क्या होगी। देखो हमारे पास कोई सोर्स दे रखा है फिक्स, ठीक है, तो ऐसे में अपन सोर्स अगर दे रखा है तो घरों में कांस्टेंट वोल्टेज आता है, तो ऐसे में अपन यहाँ मान के चलेंगे कि सप्लाई का वोल्टेज कांस्टेंट है। क्लियर। अब इनकी रेटिंग्स दे रखी है तो इनकी यहाँ से रजिस्टेंस भी निकाला जा सकते हैं। रेटिंग क्या होती है हमारे पास, रेटेड पावर होती है क्या वी रेटेड का स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से आर कैसे निकाल लेंगे अपन, आर आ जाएगा रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर बाई रेटेड पावर। क्लियर। तो मैं पहले हीटर की अगर मैं बात करूँ तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज सेम है तो वी स्क्वायर बाई पी वन रेटिंग मानते हुए। दूसरे बल्ब का जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, दूसरे हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई P2। अब वी सप्लाई से इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये पी सीरीज, तो वो हो जाएगा सप्लाई का वोल्टेज का स्क्वायर अपन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वी स्क्वायर बाई P1 प्लस वी स्क्वायर बाई P2। वी स्क्वायर कॉमन आगे कैंसिल, तो ये आ गया P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2 इतनी पावर कंज्यूम करेगा। जब इनको पैरेलल में लगाएंगे तो V पैरेलल कितना आएगा हमारे पास, P पैरेलल में क्या होता है, V पैरेलल में हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन में आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/r को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारा वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वी स्क्वायर ले लिया कॉमन, अब 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की जगह लिख देते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आ गया वी स्क्वायर बाई P1 वी स्क्वायर बाई P2, वी स्क्वायर कैंसिल, तो पैरेलल में कितना आया P1 प्लस P2 आया। आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हो कि अगर सप्लाई वोल्टेज को सेम रखते हुए रेटेड वोल्टेज को सेम रखते हुए पावर की बात की जाए तो सीरीज में हमारे पास आप टोटल पावर क्या लिखते हो, वो आती है पैरेलल की तरह, पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह, और पैरेलल में हमारे पास सारी पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। लेकिन ये काम तब करना है जब रेटेड वोल्टेज जो है हमारे पास सप्लाई वोल्टेज के बराबर रहे। क्लियर। करंट सेम होने वाले केस में नहीं होगा। अब इसको आगे सॉल्व करें। आपसे क्या पूछा, इनकी रेटिंग दे रखी है, अब टोटल पावर का रेशो पूछा सीरीज पैरेलल में, तो पी सीरीज अपॉन पी पैरेलल का रेशो पूछा, तो कितना हो जाएगा P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2 को जब P1 प्लस P2 से ही डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। अब वैल्यू रख दो तो ये आ गया 2:9। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ज़रा। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टी-V कर्व ऑफ एन आइडियल गैस वेयर T इज द टेम्परेचर एंड V इज द वॉल्यूम एट 3 प्रेशर्स P1 P2 एंड P3 कंपेयर्ड विद दोज ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, रिप्रेजेंटेड डॉटेड लाइन से चार्ल्स लॉ के दिखा रखे हैं और प्रेशर पे कमेंट करवाइए। तो देखो चार्ल्स लॉ जो होता है वो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आर तो कांस्टेंट है ही, मोल सैंपल के कांस्टेंट मानते हैं इन प्रोसेस में। अब प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया तो वी प्रोपोर्शनल आ गया टी, या बोल दो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टी प्रोपोर्शनल वी आ गया बोल दो। तो टेम्परेचर की वैल्यू आ गई P/NR इंटू वी। तो अगर मैं टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ अगर ग्राफ बनाऊं तो ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप जो है हमारे पास वो आ रहा है P/NR। क्लियर। अब साफ साफ देख सकता हूँ मैं सेम गैस के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यहाँ अगर तुम देखो इस ग्राफ में
तो 1 वाले का स्लोप ज़्यादा है, फिर 2 वाले का, फिर 3 वाले का वी एक्सेस से। ध्यान देना क्योंकि वी एक्सेस से लेना है अपन को ना, वी एक्सेस से स्लोप से सीधा कमेंट हो सकती है। तो 1 का स्लोप ज़्यादा तो P1 ज़्यादा रहा होगा देन P2, और सबसे कम प्रेशर रहा होगा P3 का। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन बिलो। ये VT ग्राफ दे रखा है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ पूछा हुआ है। सिंपली देखो, जब भी VT ग्राफ दे रखा हो तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, dV/dt, और डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफ का स्लोप। तो dV/dt मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब टाइम डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया तो स्लोप भी विद टाइम एक्सेस लिया जाएगा, बस ख़त्म काम। तो 0 से लेके अगर मैं इस a इंटरवल तक बात करूँ तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है और 0 है। अब 0 से लेके a तक अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, भले ही वो कांस्टेंट 0 नॉन जीरो हो, भले कांस्टेंट चाहे 0 हो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रही तो एक्सेलेरेशन 0 होगा। फिर a से लेके बीच में इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन देता है। तो a से b में स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट भी है। फिर उसके बाद b से लेकर c में अगेन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो एक्सेलेरेशन को 0 होना पड़ेगा। और c से लेकर d में इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव कांस्टेंट आ गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। अब ग्राफ बनाते हैं ज़रा एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ। तो सबसे पहले तो देखते हैं O0 से a में, O से a में एक्सेलेरेशन 0 है। उसके बाद a से b में पॉजिटिव कांस्टेंट है। उसके बाद b से c में अगेन 0 है, और c से d में नेगेटिव कांस्टेंट है। तो ऐसा ग्राफ देखना है अपन को। तो फर्स्ट में ये नहीं है, सेकंड में पॉजिटिव में तो 0 से यहाँ पर तो 0 है, बट यहाँ स्ट्रेट लाइन से बढ़ता हुआ गलत हो गया। थर्ड में 0 रहा, सही बात है, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव, ये सही है। यहाँ अगर तुम देखोगे तो पहले 0 फिर सीधा नेगेटिव पे चलेगा, ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए ज़रा। चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखे हैं, साथ में डायोड्स हैं, और बोल रखा है कि हमारे पास किस में जो है वो बैलेंस हो सकता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन तो सबको पता होगी कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर नीचे वाले रेजिस्टेंस का रेशो अगर आ जाए, या ऐसे बोल सकते हो लेफ़्ट वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर राइट वाले रेजिस्टेंस का रेशो आ जाए, तो ऐसे में वो बैलेंस हो जाता है। डायोड के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो डायोड अगर फॉरवर्ड बायसिंग में होता है कि यहाँ हाई वोल्टेज और यहाँ लो वोल्टेज, तो ऐसे में इसका रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। और आइडियली तो इसको शॉर्ट सर्किट भी अपन आइडियली तो शॉर्ट सर्किट तक मान सकते हैं। क्लियर। यहीं पे अगर डायोड हमारे पास रिवर्स बायसिंग में हुआ तो इसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज होता है, इतना ज़्यादा लार्ज कि आइडियली इसको ओपन सर्किट मान लिया जाता है। अब देखते हैं ज़रा क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, बैटरी के पोलैरिटी के हिसाब से देखो तो ये सबसे लोएस्ट वोल्टेज 0 मान लेते हैं, इसका ये हो जाएगा E हाईएस्ट। और इस डायोड के लिए डायोड का एन टर्मिनल सबसे लोएस्ट पर है, तो इस P वाला साइड का पक्का वोल्टेज तो थोड़ा ज़्यादा ही रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो गया। अब फॉरवर्ड बायस अगर है तो इसका ठीक है, आइडियली रेजिस्टेंस 0 होता। प्रैक्टिकली की अगर बात करूँ थोड़ा बहुत कुछ रेजिस्टेंस आएगा, तो 5 में कुछ ऐड होने वाला है, थोड़ा बहुत ही ऐड होने वाला, बहुत ज़्यादा नहीं। क्लियर। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि 5 में थोड़ा बहुत कुछ ऐड हो करके 15 के बराबर हो जाए, ताकि ये रेजिस्टेंस ये जो है वो बैलेंस हो जाए। यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है कि जब फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 10 ओम हो जाएगा, तो ऐसे में ये बैलेंस हो जाएगा। और इतना हो भी सकता है फॉरवर्ड बायसिंग में, पॉसिबिलिटी चेक करनी है अपन को। अगला सवाल देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, ये सबसे लोएस्ट वोल्टेज, ये हाईएस्ट वोल्टेज। तो यहाँ पर डायोड जो है वो रिवर्स बायस है। इस यहाँ पक्का गारंटी है कि रिवर्स बायसिंग में जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लार्ज होता है। ठीक है, जब रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा लार्ज है कि सर्किट ओपन सर्किट ही बन जाएगा, तो ऐसे में तो यहाँ 5 प्लस वेरी लार्ज रेजिस्टेंस मेगा ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस जब ऐड होगा तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा कि कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये तो कभी बैलेंस नहीं हो सकता है। अगले में अगर अपन बात करें,
यहाँ पर देखो ये हमारे पास लोएस्ट वोल्टेज यहाँ ही होगा, तो यहाँ पे भी डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में, और फॉरवर्ड बायसिंग में जो है हमारे पास ये आइडियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये आइडियल मान लो तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वैसे ही बैलेंस नहीं होगा। और अगर इसको मैं नॉन आइडियल भी मान लूँ तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत होगा। और पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर दो, जैसे अगर मैं 10 ही रेजिस्टेंस इसका मान लूँ, तो अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आता है वो सबसे स्मॉलेस्ट से भी स्मॉल आता है। मतलब तुम इसका कितना ही रेजिस्टेंस मान लो, इसमें अगर मैं डायोड का कितना ही रेजिस्टेंस मान लूँ फॉरवर्ड में, इक्विवेलेंट जो बनेगा इन दोनों का वो हमेशा 5 ओम से कम ही बनेगा। ये कभी भी 15 नहीं हो सकता। तो ऐसे में यहाँ भी कभी बैलेंस नहीं मिल सकता। अगले की अगर हम बात करें तो बैटरी की पोलैरिटी बदल दी गई है, ये हाईएस्ट वोल्टेज हो गया हमारे पास। तो ऐसे में डायोड अगेन क्या हो गया हमारे पास, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में अगर आइडियल मान लूँ तो डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो वैसे ही बैलेंस नहीं होगा। और अगर मैं नॉन आइडियल भी मानूँ तो भी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस है, तो 5 ओम में मेगा ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस अगर तुम ऐड करोगे तो ये मेगा ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ऐसे में भी कभी बैलेंस नहीं हो सकता। तो केवल फर्स्ट वाले में पॉसिबिलिटी अपन को नज़र आ रही है। यहाँ मैंने देखो दोनों कंडीशन मान ली है कि अगर मैं आइडियल मान लूँ तो क्या होगा और नॉन आइडियल मानूँ तो भी क्या होगा। दोनों के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो केवल फर्स्ट वाले में ही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यही एक ऐसा इकलौता सर्किट है जहाँ सर्किट जो है बैलेंस कंडीशन अचीव कर सकता है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए ज़रा। इफ़ द मास ऑफ द बॉब इन द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास, कि पहले मास अगर m था तो अब नया मास जो है वो 3m कर दिया। एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, कि पहले अगर l थी तो अब नई लेंथ जो है वो हाफ कर दी। देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, देन वैल्यू ऑफ x बताइए। तो देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है हमारे पास 2π√L/g, और इसका मास से कोई लेना देना नहीं है, केवल लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो पहले अगर टाइम पीरियड t है तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√, लेंथ की जगह L/2/g। साफ नज़र आ रहा है 1/√2 टाइम्स हो गया ये टाइम पीरियड हमारे पास। और ये जो वैल्यू है इसने कितनी दे रखी है, x/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, √2। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ of mass capital M and radius capital R in a circular orbit at an altitude, ना कि सेंटर से डिस्टेंस, हाइट दे रखी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सवाल को करने से पहले हल्का सा मैं एक पॉइंट रिकॉल करा देता हूँ कि अगर अर्थ के सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर अगर एक सैटेलाइट घूम रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, Gmm/2r। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है -Gmm/2r, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -Gmm/r। ठीक है, अब यहाँ सवाल को करने की सीधी सीधी गड़बड़ी हो सकती है। आपसे पूछा है कि सेटेलाइट को, सवाल ने क्या पूछा पहले वो समझना, कि सेटेलाइट को यहाँ से इस ऑर्बिट में लॉन्च करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी। टोटल एनर्जी नहीं पूछी है कि ऑर्बिट में पहुँच के कितनी हो जाएगी। ठीक है, उसने पूछा यहाँ से कितनी देनी पड़ेगी। तो अगर ये अर्थ की सरफेस हो गई, यहाँ r रेडियस पे ऑलरेडी ये सेटेलाइट था, क्लियर। अब इसको क्या करना है, मेरे को 2r हाइट पे और भेजना है, मतलब सेंटर से 3r पर भेजना है। तो जब ये ऑर्बिट में लॉन्च हो जाएगा तो उस टाइम तो नो डाउट इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी -Gmm/2 इंटू इसकी ऑर्बिट की रेडियस। लेकिन सरफेस से लॉन्च करने में कितनी दी है ये पूछिए। अब यहाँ सरफेस पर जब होगा तो पोटेंशियल मैं नहीं देने वाला, पोटेंशियल जो है वो ऑलरेडी है इसके पास अर्थ की वजह से। हमने एक्स्ट्रा कितनी दी है, हमने एक्स्ट्रा इसको काइनेटिक एनर्जी दी होगी, तो वो लॉन्चिंग एनर्जी है के पूछी हुई है इसने। क्लियर, सारा मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देते हैं कि लॉन्च के टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी -Gmm/r, लॉन्चिंग एक्स्ट्रा एनर्जी के चाहिए थी, और जब ये लॉन्च होकर सेटेलाइट बन गया हमारे पास तो इसकी फाइनल एनर्जी हो गई -Gmm/6r। तो हमें कितनी एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ी, Gmm/r -Gmm/6r से 1 - 1/6 5/6 Gmm/r, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, अ फोर्स इज नीडेड टू। क्या बोला है कि एक सीट जो है हमने उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है, मैं मान लेता हूँ चलो नॉर्थ पोल है, तो किस केस में अपन को फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ये पूछा है। ए दे रखा है होल्ड द शीट देयर इफ़ इट इज़ मैग्नेटिक। अगर ये शीट हमारे पास मैग्नेटिक हुई हमारे पास
तो इसको होल्ड करने के लिए बोला फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लो ये डायमैग्नेटिक हुआ तो रिपल्सन फील करेगा मैग्नेटिक, तो इसको ऐसे में इसको होल्ड रखने के लिए अपन को जितना रिपल्सन फील कर रहा है उतना ही एफ एक्सटर्नल लगा के रखना पड़ेगा। या मान लो अगर ये फेरो या फिर पैरा हुआ तो ऐसे में अट्रैक्शन फील करेगा मैग्नेटिक, जिसकी वजह से इसको अट्रैक्शन को बचाने के लिए अपन को एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। तो दोनों में डायमैग्नेटिक हो चाहे पैरा हो चाहे फेरो हो, अगर ये मैग्नेटिक हुआ तो इसको होल्ड रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बोला होल्ड द शीट देयर इफ इट इज़ नॉन मैग्नेटिक, अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो अट्रैक्शन रिपल्सन फील नहीं करेगा, तो वहाँ अलग से अपन को कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको होल्ड रखने के लिए। आगे बोला है मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज़ कंडक्टिंग, कि अगर ये सीट कंडक्टिंग है तो इसको दूर मूव कराने के लिए वो भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एग्जैक्टली पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर इस कंडक्टर को तुम मूव कराओगे तो इस मैग्नेटिक पोल की वजह से जो इसमें से फ्लक्स पास हो रहा था वो वेरी करेगा, और जैसे ही फ्लक्स वेरी करेगा तो इसके अंदर एडी करंट आएंगे, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। क्लियर? एडी करंट इस तरीके से आएंगे कि उसी चीज़ का अपोज करेंगे लेंज लॉ से जिसने इसको पैदा किया है। तो यहाँ अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ तो दूर जाने का ये अपोज करेंगे, तो जैसे जैसे इसको दूर लेके जाओगे तो एडी करंट इस तरीके से आएंगे इस पर, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा कि इसको पास खींचेगा मैग्नेटिक फोर्स से। तो अब मैं चाहता हूँ डेफिनेटली अगर इसको वी वेलोसिटी देकर तुमने छोड़ दिया तो मैग्नेटिक फोर्स इसकी वेलोसिटी घटाते घटाते जीरो कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चले तो जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उतना ही मेरे को एक्सटर्नली फोर्स लगा के रखना पड़ेगा अगर ये कंडक्टिंग शीट ली और मूव कराया तो ऐसे में ये सही है। आगे बोला है मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर, कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग हुई तो हमको फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेटली अगर ये नॉन कंडक्टिंग हुई तो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली इसमें एडी करंट नहीं आएंगे, और नॉन पोलर भी है तो हमारे पास फेरो और पैरा की तरह अट्रैक्शन भी नहीं लगेगा। तो मैं कहूँगा कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर हुई तो अपन को फोर्स की जरूरत सच में नहीं पड़ेगी। बट इसने पूछा है कि फोर्स की जरूरत पड़ेगी किस में, तो इसमें तो नहीं पड़ेगी। तो केवल किस किस में जरूरत पड़ रही है, ए एंड सी ओनली, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 10 microfarad capacitor is connected to a 210 volt 50 hertz source as shown in the figure. The peak current in the circuit पूछा। देखो पीक करंट पूछा ना कि आरएमएस करंट। तो पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज कितना दे दिया 210, क्योंकि कुछ नहीं बोला जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट गिवन वोल्टेज हमारे पास आरएमएस वोल्टेज होते हैं। फ्रीक्वेंसी पता तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ से 100 पाई एसआई यूनिट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगी 1 ओमेगा सी से 10 माइक्रोफेरेड को लिख सकता हूँ मैं 10 इंटू 10 की पावर -6 से 10 की पावर -5 इतना ओम का एक्सी आ गया। तो इसमें आरएमएस करंट कितना हो जाएगा वी आर एम एस बाई एक्सी की वैल्यू रखो तो ये बन जाएगा 210 इंटू 100 पाई इंटू 10 की पावर -5, ये आया आरएमएस। अब आरएमएस करंट कितना होता है साइनोसॉइडल वेव के लिए आई एम बाई √2। तो आई पीक कितना आ गया हमारे पास 210, इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये आ गया 21 इंटू पाई इंटू √2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर का। ठीक है, अब पाई की जगह 3.14 रखिए तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.93 एम्पियर। तो पीक करंट जो आएगा इसमें 0.93 एम्पियर, मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस 0.5 इंटू 10 की पावर 11 SI यूनिट and coefficient of linear thermal expansion 10 की पावर -5 Celsius inverse, length 1 meter, area of cross section 10 to the power -3 SI unit, heat is from 0 to 100 without expansion or bending, the compressive force कितना होएगा। देखो ये एक हमारे पास एक मेटलिक बार है। अगर आपको हल्का सा मैं कंसेप्ट रिकॉल कर रहा हूँ तो थर्मल स्ट्रेस का कंसेप्ट क्या है कि ये हमारे पास एक बार है मान लो जिसकी लेंथ है L। क्लियर? अगर ये दोनों तरफ सपोर्ट से ना बंधी होती, अगर ये फ्री होती तो T1 टेम्परेचर पे इसकी लेंथ कुछ L रही होती। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितना ये एक्सपेंड होना चाहती थी उतना एक्सपेंड हो जाती। इसमें किसी भी तरह का कोई डिफॉर्मेशन आने की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना एक्सपेंड होना चाहती थी उतना एक्सपेंड होने की हमने जगह दे दी। तो मैं क्या कहता कि ये L1 है T1 पे नेचुरल लेंथ और L2 हो गई T2 पे नेचुरल लेंथ। अभी इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आया, किसी भी तरह का स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पे किसी भी तरह का स्ट्रेन डेवलप ना होने की वजह से स्ट्रेस कितना होगा 0। लेकिन अगर मैंने इसके दोनों तरफ सपोर्ट लगा दिया तो अब इसकी लेंथ L है। अब इसको अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये क्या होती है हमारे पास कुछ एक्सपेंड होती, दोनों तरफ होती, मैं दिखा एक तरफ रहा हूँ ना, इतना एक्सपेंड होती डेल्टा L। क्या डेल्टा L की वैल्यू हो जाती है L इनिशियल अल्फा डेल्टा T, इतना एक्सपेंड होती। पर दीवारों ने इसको इतना एक्सपेंड होने से रोक दिया, मतलब इतना ही क्या कर दिया होगा, डिफॉर्म कर दिया होगा। तो पक्का यहाँ स्ट्रेस डेवलप होगा। क्लियर?
तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, फोर्स अपॉन में एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन में रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया बराबर यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल। अब डिफॉर्मेशन कितना लाया, जितना एक्सपेंड हुई है, तो एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन में इसकी नेचुरल लेंथ। तो यहाँ से जो फोर्स चाहिए डेवलप होगा वो हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। क्लियर। अब रखते हैं ज़रा वैल्यू। यंग्स मॉडुलस दे रखा है 5 × 10⁻10, मैंने पावर को एडजस्ट कर दिया है। एरिया की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ अल्फा की वैल्यू 10⁻⁵ और डेल्टा टी सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में रखो एक ही बात है, 100 दे रखा है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5 × ये आ गया हमारे पास 10⁻⁸, 10⁻12 × 10⁻⁸ से ये वैल्यू आ गई 5 × 10⁴ न्यूटन, या बोल दो 50 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M. It is bent at the middle of its length such that the two arms make angle 60 degree with each other. The magnetic moment of the new magnet क्या होगा। तो देखो ये अगर हमारे पास एक मैग्नेट है तो इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास मान लो स्मॉल m है। तो पोल स्ट्रेंथ का लेना देना होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से और मटेरियल से। अब बेंड करने पर मटेरियल तो चेंज नहीं होता, ठीक है। अब अगर एरिया चेंज होगा तो ऐसे में हमारे पास पोल स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। इसकी अगर इफेक्टिव लेंथ जो है हमारे पास साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस की, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है m × L। क्लियर। अब हमने क्या किया, पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये m था, हमने क्या किया इसको एग्जैक्टली बीच में से यूँ मोड़ दिया और इस तरीके से मोड़ा है कि ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये L/2 और ये भी L/2। अब अगर मैं इनके बीच की इफेक्टिव लेंथ देखूं तो इफेक्टिव लेंथ मैग्नेट की लेंथ नहीं, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की इफेक्टिव लेंथ होती है। अब इस बेंड करने के केस में एरिया पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, बस इफेक्टिव लेंथ बदल गई। तो ये लेंथ निकालनी है। अब ये दोनों साइड सेम है तो ये एंगल भी सेम होने पड़ेंगे, थीटा थीटा। और 2θ + 60 की जो वैल्यू है वो 180 से होगी, तो थीटा भी कितना आ जाएगा 60। मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आ जाएगी L/2। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ × L इफेक्टिव से। पोल स्ट्रेंथ सेम रही, इफेक्टिव लेंथ हो गई L/2, पहले m थी तो अब कितनी हो गई m/2। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। ध्यान देना क्या बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और बैटरी से कनेक्टेड रखा है, इसको हटाया नहीं है। अब जब बैटरी से कनेक्टेड रखोगे तो बैटरी की एक खास बात होती है कि वो अपने अक्रॉस वोल्टेज सेम मेंटेन करती है हमेशा। तो ऐसे में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कैपेसिटर का जो वोल्टेज जब V कांस्टेंट मेंटेन रहेगा वो चेंज नहीं होने वाला। अब इनके बीच के सेपरेशन D को अगर तुम कम कर दोगे तो क्या क्या होगा ये पूछा है। क्लियर। पहले तो अपन कैपेसिटेंस की ही बात कर लेते हैं। तो कौन पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहने वाला है, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस होती है A ε0/D, ठीक है। ए सेम रहा क्योंकि प्लेटों का एरिया सेम है। डी को कम करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। चार्ज पे भी अगर मैं कमेंट करूँ Q = CV से, V तो सेम रहा बट कैपेसिटेंस बढ़ रही है इसलिए चार्ज भी बढ़ेगा। एनर्जी की भी अगर बात करूँ तो 1/2 CV² से, V सेम रहा, कैपेसिटेंस बढ़ रही है इसलिए एनर्जी भी बढ़ेगी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं ज़रा। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेज, येस चार्ज इंक्रीज होगा, सही बात है। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज, नहीं भी एनर्जी इंक्रीज होगी, ये गलत हो गया। Its capacitance increases, yes. The ratio of charge to its potential remains same. मतलब Q/V का जो रेशो है जो कैपेसिटेंस के बराबर होता है, इसने बोला ये सेम होगा, नहीं ये गलत है क्योंकि कैपेसिटेंस तो बढ़ रही है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, देखो Q और B का प्रोडक्ट पूछा है तो स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है 1/2 QB या 1/2 CV² भी बोल सकते हो। अब स्टोर्ड एनर्जी बढ़ रही है मतलब ये QB का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो ये करेक्ट होगा। तो इसने क्या पूछा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, कौन कौन से करेक्ट होंगे। तो ऐसे में क्या आएगा A, C and E, A, C and E में सेकंड ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ फोर्स डिफाइंड बाई F = AT² + बीटा α T² + बीटा T acts on a particle at a given time T. The factor which is dimensionless if alpha and beta are the constant. अल्फा और बीटा और T में हमारे पास रिलेशन पूछा है कि कौन सा डायमेंशनलेस टर्म बनाएगा। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मैं कह सकता हूँ कि जो F की डायमेंशन है वही α T² की डायमेंशन होगी और बीटा T की डायमेंशन होगी। अब मेरे को डायमेंशन लेस बनाना तो सीधा सीधा दोनों को काम में ले लेता हूँ मैं। अब इनको डिवाइड कर दो, तो
अल्फ़ा टी स्क्वायर को बीटा टी से डिवाइड कर दिया तो ये जो रेशो है हमारे पास वो डायमेंशनलेस होगा। तो क्या आ गया, अल्फ़ा टी अपन बीटा क्या है, डायमेंशनलेस। तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो ये दोनों टर्म क्या बन जाएंगी, डायमेंशनलेस। तो बीटा टी बाई अल्फ़ा, नहीं ये तो नहीं है। अल्फ़ा टी बाई बीटा, यस, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, आपको कि पूरा का पूरा नीट 2024 का जो पेपर है उसका अच्छे से डिस्कशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के जस्ट बाद अभी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे पास नीट 2025 के डिस्कशन की भी आने वाली है, तो उसको भी देखना मत भूलना। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो अपने साथ के और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है बेटा, तब तक सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी को गुड लक। थैंक यू।